आज जो हमारा टॉपिक है एंगुलर जेएस के अंदर, उसका नाम है एनजी इनिट डायरेक्टरी। इनिट जो वर्ड है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसका मतलब है इनिशियलाइज। INIT का मतलब है इनिशियलाइज करना चीज़ों को। अब जैसा कि आपको पता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको अपने डेटा को होल्ड करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा होता है जिसको हम होल्ड करवाने के लिए डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स हो गए आपके। वेरिएबल्स का ये काम होता है कि आपकी कोई वैल्यू है, कोई एज है, किसी का नाम है, किसी का रोल नंबर है, आप उसको स्टोर कर सकते हो अपनी वेरिएबल के अंदर। इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, जैसे कि आपके पास एरेस को हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटा है, फॉर सपोज नेम नहीं है, नेम से मल्टीपल नाम से लोगों की, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास डेटा है कलर्स के हवाले से, डिफरेंट कलर्स हैं, वैरायटी है तो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, तो इस किस्म के डेटा को हम होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं अपने एरेस को। ये वो टॉपिक्स जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे। तो वेरिएबल्स एरेस क्या है? कंटेनर बॉक्सेस हैं जिसके अंदर हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे एक टॉपिक एक और भी है ऑब्जेक्ट्स का, जिसका काम भी तकरीबन एरे की तरीके से ही होता है कि इसके अंदर भी आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को इजीली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज हम वेरिएबल्स एरेस और ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे एंगुलर के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एनजी मॉडल एनजी बाइंड के ऊपर बात करी थी। आज हम देखेंगे एनजी इनिट, एनजी इनिशलाइज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के डेटा को होल्ड करवाने के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, एरे इनिशियलाइज करते हो, या फिर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने की आपको नीड पड़ती है, तो आप एनजी इनिट यूज़ कर लें। आपको अलग से मैनुअली वेरिएबल बनाना, एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एनजी इनिट के थ्रू आपका वेरिएबल बन जाएगा, आपका वही वेरिएबल एरे के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर वही वेरिएबल आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हमारा टॉपिक है आज। तो इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से एनजी इनिट को यूज़ करेंगे और इसके अंदर वेरिएबल्स, एरेस और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है। इसके अंदर मैंने एंगुलर जेस को ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, मतलब लिंक्स ऐड किया हुआ उसका CDN। अब ये है कि मुझे एंगुलर जेस को वर्किंग में लाने के लिए बॉडी पोर्शन पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ng डैश ऐप, ये भी एक डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल है जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात करी है कि जब भी आप एंगुलर जेस की एप्लीकेशन को शुरू करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंगुलर जेस की एप्लीकेशन का। तो जहाँ पे भी आप ng ऐप यूज़ करेंगे वो आपका एलिमेंट्स, चाहे बॉडी का एलिमेंट्स हो, डिफ का एलिमेंट हो, कोई भी आपका एलिमेंट हो, वो आपके एंगुलर के लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लिया जाएगा। अब सारे आपके एंगुलर इसी बॉडी पोर्शन के अंदर ही आप कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस बॉडी पोर्शन में आता हूँ, यहाँ पे आके एक डिफ क्रिएट करते हैं, और डिफ के साथ ही हम वहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह बना रहे होंगे। जरूरी नहीं कि आप डिफ क्रिएट करें, कोई भी HTML का टेक्स्ट H1 वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं डिफ यूज कर रहा हूँ खाली। अच्छा, डिफ यूज करने का मकसद क्या ये है सिर्फ कि यहाँ पे मैं आता हूँ और डिफ के अंदर आप, क्योंकि आपको पता है एनजी इनिट हो या एनजी मॉडल हो, एनजी ऐप हो, कोई भी आपके पास डायरेक्टरी हो, वो हमेशा लगता है टैग के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर, जो स्टार्टिंग टैग होता है हमारा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एनजी डैश इनिट इक्वल डबल कोर्स। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एनजी मॉडल था, एनजी बैंड था, एनजी ऐप था, और उसी तरीके से हमारे पास एनजी इनिट भी है कि आपको डायरेक्टरी का नाम लिखना है, इक्वल और डबल कोर्स में आके डायरेक्टरी की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे वेरिएबल बनेंगे आपके, या बनेंगे आपके एरेस, या बनेंगे आपके ऑब्जेक्ट्स इन्हीं डबल कोर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल से कि वेरिएबल्स इसके अंदर हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे होंगे। तो सिंपल है, आप वेरिएबल का नाम लिखें। फॉर सपोज लिखा मैंने नेम, जो नेम है ना ये मेरा वेरिएबल का नाम, जैसे आप लिखते हो उसके अंदर जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर var x इक्वल टू करते हैं ना, सेम यहाँ पे नेम इक्वल टू डबल सिंगल कोट्स, क्योंकि बाहर डबल कोट्स लगे हुए हैं। तो रूल है प्रोग्रामिंग का, जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर बाहर डबल कोट्स लगा दिया आपने, तो अंदर जब भी कोट्स की नीड आपको पड़ेगी तो आप यूज करेंगे वहाँ पे सिंगल कोट्स। चलिए, यहाँ पे हमारे पास बन गया वेरिएबल जिसका नाम नेम है, और इसकी एक वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर कर दी एंड। आप ये डिपेंड करते हैं मेरी वैल्यू के ऊपर। अब क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि वैल्यू मल्टीपल टाइप्स की होती है। तो क्योंकि मेरे पास जो अहमद है एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मैंने स्टोर करना होता है कोट्स के अंदर, और कोट्स मैंने सिंगल इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने बाहर डबल कोट्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे। तो ये एक रूल है, अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज़ करें तो हमेशा अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करिएगा। सेव करते हैं, और अब बात करते हैं इसको यूज़ करने की, कॉल करने की। वेरिएबल बन तो गया, नेम नाम का वेरिएबल बन गया हमारे पास। अब इसको एग्जीक्यूट करना है या यूज़ करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक चीज़ नोटिस करिए आप लोगों ने, मैंने डिफ के अंदर बनाया ना वेरिएबल, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है, इस वेरिएबल की जो समझ लो फ्रिक्वेंसी है, लिमिटेशन है, वो इस डिफ के अंदर ही अंदर था। कि इस डिफ के बाहर, जिस तरीके से आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा कि NG ऐप जब हमने पढ़ा था, तो NG ऐप जहाँ पे लगा हुआ उस टैग के अंदर तो एंगुलर ने भी होगा, लेकिन NG ऐप से ऊपर और NG ऐप के बाहर वहाँ पे एंगुलर इनेबल नहीं होगा। सेम उसी तरीके से आपने वेरिएबल जो बनाया वो बनाया डिफ के अंदर, तो इस डिफ के अंदर 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 पूरा इस वेरिएबल की वैल्यू तो रहेगी, लेकिन इसके बाहर जाके इसके ऊपर आके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं, फॉर सपोज एक्सप्रेशन ऐड किया मैंने, एक्सप्रेशन में आके लिखता हूँ मैं नेम। अब नेम क्योंकि एक वेरिएबल है, लास्ट टाइम एक्सप्रेशन के ऊपर बात करिए कि एक्सप्रेशन के अंदर लिटरल्स, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो नेम क्या है मेरे पास, एक वेरिएबल।
मुझे क्या रिट्रीव होगा, मुझे रिट्रीव होगा नेम की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो कि है अहमद। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपके सामने वैल्यू गेट हो गई, आपने कॉल किया था नेम को, लेकिन नेम के पीछे जो बैकएंड पे वैल्यू स्टोर थी वो आपके पास आ गई है। अच्छा, अभी मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। आगे फर्दर अगर मेरे को सेकंड वेरिएबल क्रिएट करना है इसी एक इनिशियलाइज डायरेक्टिव के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, आगे सेमीकोलन ऐड करना है आपको। ये तकरीबन उस तरीके से जिस तरीके से आपकी सीएसएस नहीं होती। सेमीकोलन ऐड करने के बाद आप एक और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर सपोज एज है आपके पास, ठीक है। आप एज की वैल्यू हम गेट करते हैं यहाँ पे एज इक्वल टू 23। अब एक चीज़ नोटिस करें, 23 जो मैंने ऐड किया ना, इसमें मैंने कोई भी कोड ऐड नहीं किया। रीजन क्योंकि आपको पता है डेटा जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है नंबर जब आप यूज़ करते हैं, चाहे वो डेसिमल पॉइंट हो या विदाउट डेसिमल हो, वहाँ पे आप कोड्स यूज़ नहीं करते। कोड सिर्फ यूज़ करते हैं आप स्ट्रिंग के साथ ही। तो 23 के साथ कोड्स यूज़ नहीं होंगे, एज काम हो जाएगा हमारा ये। अब जरा गेट करते हैं एज की वैल्यू को भी। तो एज को गेट करने के लिए अच्छा एक तरीका आपने देख लिया एक्सप्रेशन के थ्रू। सेकंड तरीका हमने देखा था लास्ट टाइम, जो बाइंडिंग वाला टॉपिक था, डेटा बाइंड करवाना। तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी टैग यूज़ कर लें। फॉर सपोज पैराग्राफ यूज़ कर लिया मैंने, और इस पैराग्राफ के अंदर आके ng-bind इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिखोगे तो बाइंड हो जाएगी। वैल्यू लिखो, अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ एज, तो एज एक वैल्यू तो नहीं है, एज क्या एक वेरिएबल है। तो लेकिन वेरिएबल के पीछे बैकएंड पे वैल्यू है 23। तो मुझे क्या बाइंड हो जाएगा, डेटा बाइंड होकर आ जाएगा 23 पैराग्राफ के अंदर। सेव करता हूँ, जरा चेक कर लेते हैं क्या डेटा आता है या नहीं आता है। तो एज यू कैन सी हमारे पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं, ठीक है। आप बाइंडिंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं और एक्सप्रेशन के थ्रू भी काम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बेस्ट कौन सा पे है, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगहों पे। अगर फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे, जब हम फिल्टर का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एक्सप्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली ये भी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग बाइंडिंग ही यूज़ करें। लेकिन जो फिल्ट्रेशन वगैरह काम होता है उसमें हम नॉर्मली एक्सप्रेशन को प्रेफर कर रहे होते हैं। दो चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, फर्दर आपको वेरिएबल्स चाहिए तो आप इस तरीके से सेमीकोलन ऐड करें, फर्दर वेरिएबल बनाते रहें। फिलहाल मैं भी नहीं बनाने वाला। तो ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक कि आपने इनिशियलाइज कैसे करना है वेरिएबल्स को। अब आगे बढ़ते हैं एरेस की तरफ, कि अगर आपके पास कोई एरे आती है तो एरे को के अंदर किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, इसी इनिट डायरेक्टिव के अंदर। ओके, तो एरे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कोड को करता हूँ रिमूव। अच्छा, एक एरे क्रिएट करते हैं, जो इनका कोड था वो भी फर्दर पूरा रिमूव कर देता हूँ, ये भी ठीक है। फॉर सपोज मेरे पास एरे का नाम यहाँ पे है कलर्स, कलर्स नाम से एक एरे है। अब आपको पता है जब एरे बनता है तो एरे के अंदर आपके पास हमेशा आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप इक्वल करेंगे और लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वही रूल है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ी होगी आपने वहाँ पर देखा होगा। जब भी एरे बनता है तो एरे के साथ आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आके एरे के आइटम्स होते हैं, और आइटम आपको पता है मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो एक से ज़्यादा आइटम्स को ऐड करने के लिए अच्छा आप डिपेंड करता है कि एक से ज़्यादा आइटम होंगे तो किस टाइप के होंगे, यानी स्ट्रिंग होंगे या इंटीजर होंगे। अगर तो स्ट्रिंग है तो वो आएंगे आपके पास कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स में। नंबर है तो डायरेक्ट आ जाएंगे, जैसे अभी एज में देखा हम लोगों ने। अब क्योंकि कलर्स आपको पता है नंबर्स नहीं होते हमारे पास, वो अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, रेड ग्रीन ब्लू, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोट्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चार वैल्यूज़ हैं, यानी कि वेरिएबल मेरा एक ही है। बेसिकली वो वेरिएबल नहीं, वो एक एरे है। एरे भी वेरिएबल होता है एक एडवांस टाइप का। तो मेरे पास वेरिएबल है कलर्स का, जिसके पास एक ही वक्त में चार वैल्यू स्टोर है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, चारों वैल्यूज इसी एक कलर के पास स्टोर है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने एरे को कॉल किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि आप एरे लिखते थे और उसका लिखते थे इंडेक्स नंबर, कि मुझे कौन सा आइटम चाहिए, सेम यहाँ पे वही रूल है कि आप एरे का नाम लिखेंगे और उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। किस तरीके से, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगर हम कॉल करेंगे सिंपल कलर्स चाहिए, मुझे कलर्स का जो वेरिएबल है वो चाहिए। अब क्योंकि कलर्स के पास एक वैल्यू नहीं है, कलर्स के पास है मल्टीपल वैल्यूज, तो अभी हमारा प्रोग्राम हो सकता है कंफ्यूज कि कौन सी वैल्यू दें। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कोट्स सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिस तरीके से आपने एरे डिफाइन के दौरान लगाए थे। अब यहाँ पे आप देंगे इंडेक्स नंबर। आपको पता है एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा शुरू होता है जीरो से। जो पहला आइटम है वो जीरो पे होगा, सेकंड आइटम वन पे होगा। तो अगर आप पास कर दें यहाँ पे वन, तो मुझे रिट्रीव होगी वैल्यू सेकंड आइटम की, जो कि मेरे पास इस टाइम पे है ग्रीन। सेव करता हूँ और करते हैं एग्जीक्यूट। आपके सामने ग्रीन रिट्रीव होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई और आइटम चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि कॉपी करें, पेस्ट करें, और यहाँ पे आगे आइटम नंबर 0 और आइटम नंबर 1। तो फर्स्ट और सेकंड जो आइटम मेरे पास एड है वो मेरे पास इजीली गेट हो रहे होंगे कुछ इस तरीके से। बी आर वगैरह ऐड कर लें ताकि लाइन आपके पास ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से आप एरे इनिशियलाइज करें और एरे के आइटम्स को वन बाय वन कॉल कर लें इंडेक्स के थ्रू। अच्छा, अब आगे टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनते हैं, तो उसके ऊपर ही थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन दी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तकरीबन वैसे ही काम कर रहे होते हैं जिस तरीके से हमारे पास एरेस काम करते हैं। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे इतना होता है ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर, कि जबकि आपके पास आइटम तो दोनों जगह मल्टीपल होते हैं। एरे के पास भी
2 3 4 5 आइटम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के पास भी 2 3 4 5 आइटम हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एरे के पास जो आइटम होते हैं उन आइटम के पीछे एक इंडेक्स नंबर काम करता है कि अगर आइटम नंबर आपको फर्स्ट चाहिए तो आप लिखेंगे 0, आइटम नंबर सेकंड चाहिए तो आप लिखेंगे 1, यानी कि हर आइटम से पहले उसका एक समझ लो नंबर चल रहा है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। जो टेक्निकली सेट होता है पहले से सेट होता है, बाय डिफॉल्ट सेट होता है, हमें कुछ उसमें इंटरेक्शन करने की मतलब जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स में भी क्या है मल्टीपल आइटम्स होंगे, लेकिन हर आइटम के पीछे एक उसका लेबल होगा जो कि हम खुद सेट करेंगे। यानी कि नेम इक्वल टू अहमद, एज इक्वल टू 23, जेंडर इक्वल टू मेल, यानी कि अभी हमने क्या किया था 0 पे रेड आ रहा है और 1 के ऊपर ग्रीन आ रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 0 1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड मेरे अपने कीवर्ड्स हैं, मेरे अपने लेबल्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आइटम से पहले अपने लेबल्स क्रिएट कर दूँ। तो इस काम के लिए मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपके आइटम तो मल्टीपल होंगे, लेकिन हर आइटम से पहले उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे तो वैल्यू आपको गेट होगी। यानी कि रेड से पहले 0 नहीं लिखना आपको लिखना पड़ेगा रेड के लिए माई फर्स्ट आइटम, माई सेकंड आइटम, माई थर्ड आइटम, कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से लेबल, आप कस्टमाइज लेबल बना सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं बनाता हूँ फॉर सपोज पर्सन का एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो ब्रैकेट्स होते हैं वो होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं आपके लिए एरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए लगते हैं आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे नेम इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि आपने इक्वल एक दफ़ा लगा दिया ना बाहर, तो यहाँ पे हमेशा किया था सीएसएस वाला काम कि नेम कॉलन और फिर नेम की वैल्यू, जैसे बिल्कुल सीएसएस में करते हैं कलर, फिर कलर की वैल्यू, फॉन्ट की वैल्यू। सेम यहाँ पे आके कोर्स में आते हैं, आप नेम की वैल्यू को भी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है या इंटीजर है। अब नेम हम सबको पता है स्ट्रिंग में होता है, तो हम यहाँ पे आके नेम की वैल्यू गेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हो गई वैल्यू कंप्लीट, एक पेयर हो गया कंप्लीट। पर्सन के अंदर एक आइटम है जिसका जो वैल्यू है वो है अहमद, और उसका लेबल क्या है नेम, कि जब भी आप नेम कॉल करेंगे आपके पास क्या आएगा अहमद आएगा। ठीक हो गया। अब सेकंड आइटम ऐड करना है, सेकंड आइटम ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप लगाएंगे सेमीकोलन और एच इक्वल टू, अब ये आइटम जो है मेरा जो वैल्यू है इसकी वो स्ट्रिंग में थी, स्ट्रिंग में नहीं थी इंटीजर में थी, तो मैंने कोड सेट नहीं किए। अगेन सेमीकोलन, जेंडर कॉलन और मेल। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया जिस ऑब्जेक्ट के पास एक से ज़्यादा वो मोर देन वन आइटम है। नेम है एक आइटम है अहमद, एक आइटम है कंप्लीट टू, एक आइटम है मेल। हाँ, लेकिन इन सबके पीछे एक लेवल लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना। यानी कि अब जब भी आपको 22 की नीड होगी तो आप 0 1 से थ्रू काम नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखोगे एज, तो एज की जो भी वैल्यू आपके पास गेट हो जाएगी। तो काम हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए इसके अंदर, क्योंकि आपको 0 1 2 याद नहीं करना पे यहाँ पे, क्योंकि हर आइटम से पहले यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है आपने, तो क्या कस्टमाइज लेवल है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो उसको। तो अब आगे काम ये हमारे को कि वैल्यू तो हमने सेट करवा दिया, अब हमें करना है वैल्यू को प्रिंट। तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे जो मेन हमारा वेरिएबल है वो है पर्सन। ठीक हो गया। अब पर्सन में लास्ट टाइम अगर ये एरे होता तो एरे में हमने क्या किया था, पर्सन लगाया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हमने, और यहाँ पे कि इंडेक्स डिफाइन किया था। लेकिन अब इंडेक्स नहीं है, अहमद जो है 0 पे नहीं बढ़ा हुआ, अहमद के पीछे एक लेबल है जिसका नाम है नेम। तो आप लेबल ऐड करने के लिए डॉट करेंगे नेम, तो पर्सन में से नेम की जो भी वैल्यू होगी अहमद वो गेट हो जाएगी आपके पास। सेम इस तरीके से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे आके एज की वैल्यू और लास्ट में आके जेंडर वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ के जो वैल्यूज़ हैं ना वो हमारे पास गेट हो रही होंगी। सेव किया मैंने और करते हैं हम रिफ्रेश। अच्छा, कोई इशू है जिसकी वजह से मेरे पास ये आउटपुट नहीं आया, लेट मी चेक। ओके, मिस्टेक हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दी है। मल्टीपल आइटम्स है ना आपके पास, तो मल्टीपल आइटम्स को सेपरेट करने के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने एरे के अंदर कॉमा ऐड किया था, सेम इस तरीके से यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, कॉमा ही ऐड करेंगे बस। और लास्ट में कॉमा ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा लास्ट आइटम है, तो उसके बाद मजीद फर्दर हम कॉमा ऐड नहीं करेंगे। तो ये एक मिस्टेक थी मेरी, सेव किया मैंने। तो आपके सामने तीनों आइटम गेट होगा। अब यहाँ पे बी आर वाला लगा दो, या आप एक काम करो उसको किसी टैग्स में ऐड कर देंगे, तो फिर इससे ये होगा कि आपके आइटम ऑटोमेटिकली, जैसे पैराग्राफ टैग जो होता है आपको पता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक कर देगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हो कि आपका हर एलिमेंट जो है एक नई लाइन के अंदर प्रिंट होगा। सेफ कुछ इस तरीके से। तो ये आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट सेट किया और उस ऑब्जेक्ट को वन बाय वन गेट कर लिया। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट को सेट जो कर लिया आपने तो गेट करने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। मैंने वेरिएबल के दौरान बताया था दो तरीके आपके पास अवेलेबल है, बाइंडिंग भी अवेलेबल है। तो बाइंडिंग के थ्रू अगर कुछ काम करना है मेरे को, तो मैं फॉर सपोज लास्ट वाला जो मेरा है ना पैराग्राफ, इसमें मैं एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करता, बाइंडिंग करता हूँ। तो बाइंडिंग क्या होगा, पैराग्राफ के टैग में आना पड़ेगा आपको, ng- बाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके जो मेरा पर्सन है वेरिएबल डॉट करके इसका जो जेंडर की वैल्यू है वो मुझे गेट करनी है इस तरीके से। तो इट इज़ ऑल्सो वैलिड सेम आउटपुट। ठीक है,
तो ये दोनों तरीके से हमें ये नहीं समझेगा कि सिर्फ हम नॉर्मल के लिए हम बाइंडिंग यूज़ करते हैं, बाइंडिंग हर काम के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, इसके बाद आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स, एरेस और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, लास्ट हमारे पास टॉपिक है कि आप एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज कर सकते हो। अब ये एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ये बेसिकली एक एरे होगी आपकी, जिस एरे आपको पता है एरे के अंदर होते हैं आइटम्स। अब ये जो एक एरे बनेगी स्पेशल टाइप की एरे होगी, इसके अंदर एक आइटम नहीं होगा, इस एक आइटम के अंदर होंगे मल्टीपल आइटम्स। यानी कि एक एरे की फॉर सपोज आइटम है 1 2 3, इन 1 2 3 आइटम्स के अंदर पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स होंगे और ऑब्जेक्ट्स के बाद इटसेल्फ अपने आइटम्स होंगे। जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि डेटा हमारा ये होने वाला है, नेस्टेड होने वाला है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हमारे मिक्स होने वाले हैं। तो ये अब हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। सेफ चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल सी पहले एरे। हमेशा नोट करें, ज़रूरी नहीं कि आप एरे के अंदर आपका ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे आ सकती है, कोई इशू नहीं। लेकिन हम जो अभी काम करने वाले हैं ये करने वाले हैं, एक एरे बनाएंगे। पहले एरे का नाम फोर सपोज है स्टूडेंट्स इक्वल टू, और एरे के साथ जो ब्रैकेट हो सकते हैं आपको पता है। अच्छा, आप क्योंकि इसमें आइटम मल्टीपल होंगे तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजीली रीडेबल हो जाए। आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड कोड हो जाएगा हमारा, तो हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने लाइन को ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब आपको पता है जब आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं किस कौन से ब्रैकेट्स यूज होते हैं वहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट्स, तो आपने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स। अब ऑब्जेक्ट के पास इटसेल्फ मल्टीपल आइटम्स हैं। फॉर सपोज नेम इक्वल टू कॉमा, एज की जो वैल्यू है वो है हमारे पास D3 कॉमा, जेंडर की जो वैल्यू है हमारे पास, अच्छा जेंडर में कोट नहीं आएंगे, मेल। तो इस तरीके से हमने कुछ काम किया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक सेकंड, कोई मिस्टेक लग रही है मेरे कोड के अंदर। यहाँ पे आके ठीक है जी, आप सेट आइए। तो आपके पास एक एरे है स्टूडेंट नाम की, और उसके पास एक आइटम है जिसका नाम है 0, इसका इंडेक्स 0 है। लेकिन इस 0 के ऊपर एक आइटम नहीं है। अब इस 0 के ऊपर भी नेम की अलग वैल्यू है, एज की अलग वैल्यू है और जेंडर की अलग वैल्यू है। इसी तरीके से मैं आइटम करता हूँ कॉपी, डुप्लीकेट करता हूँ आइटम को। अब यहाँ पे जो नेम है वो अलग है, और आपको पता है जब एरे बनती है तो एरे के बेसिकली 3 आइटम है ना। ये आप एरे का पहला आइटम जिसका इंडेक्स क्या है 0, ये सेकंड आइटम जिसका इंडेक्स है 1, और ये थर्ड आइटम जिसका इंडेक्स है 2। हालांकि ये एक सिंगल आइटम नहीं है, इनके अंदर भी मल्टीपल आइटम है, लेकिन वो बात ही बात है। लेकिन एरे की नज़र में 3 आइटम है एरे के पास। अगर कोई पूछे आपसे कि एरे के पास कितने आइटम है, एरे के पास 3 आइटम है, और एक आइटम के पास उसके इटसेल्फ 3 आइटम और अवेलेबल है, नेम और जेंडर एज। तो एरे के आइटम जब बनाते हो तो आप लगाते हो कॉमा, पता है ना आपको। तो यहाँ पे हर दफ़ा कॉमा ऐड करना है आपको लाजमी, और लास्ट में कॉमा ऐड करने की नीड नहीं, क्योंकि आपका ये लास्ट आइटम था। तो ये बन गया आपका एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट, के आपकी एक एरे है जिसके अंदर क्या है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ओके, तो अब बात करते हैं कि हम डेटा को एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे, कॉल किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल से हम एक काम करते हैं, H3 यूज़ कर लेते हैं और एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन में आके हमारा जो मेन जो टारगेटेड एलिमेंट्स है वो है स्टूडेंट। ये हमारा मेन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास सही मानों में, ये है स्टूडेंट आपका। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे आप गेट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के पास इटसेल्फ 3 आइटम है, आइटम नंबर 0 1 और 2। तो हम बात करते हैं पहले 0 की, 0 पे जाओ। अब 0 पे हम चलेगा, लेकिन 0 के पास भी 3 आइटम है, तो 0 में से हमें निकालना है डॉट करके नेम को। यानी कि दोनों फीचर आ गए, एरे का भी फीचर आ गया इसके अंदर, और ऑब्जेक्ट वाला फीचर भी, डॉट भी आ गया और उसका ब्रैकेट्स भी आ गए। सेम इस तरीके से करते हैं कॉपी, यानी कि आपने पहली रो पिक कर ली और पहली रो का नेम निकाल लिया आपने, फिर पहली रो में से आपने निकाल लिया एज, और फिर आपने क्या कर लिया उसमें से निकाल लिया जेंडर की वैल्यू को। तो इस तरीके से जो फर्स्ट रो थी वो कंप्लीट हो गई, उसका नेम एज और जेंडर आपके पास गेट हो गया होगा। ट्राई कर लेते हैं, दो चेक कर लेते हैं इसको। तो आपके सामने वैल्यू गेट होगी फर्स्ट रो की। अब सेकंड रो की वैल्यू गेट करनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, यही डेटा करेंगे कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। सिर्फ करना क्या है आपको, रोज इंच रो का इंडेक्स नंबर 1 इस दफ़ा, और अगेन रो का इंडेक्स नंबर 2 है। तो सेकंड रो के जो भी आइटम होंगे, नेम एज और जेंडर, वो आपकी आउटपुट के अंदर रिट्रीव हो रहे होंगे। आपको सेव किया, तो इस तरीके से सारे आइटम्स आपके पास गेट हो। मल्टीपल आइटम सेट किया आपने, मल्टीपल सेट में गेट भी करा लिया, नहीं मिक्स करके काम कर लिया, एरेस ऑब्जेक्ट को मिक्स करके काम कर लिया। तो फुल चीज़ समझ में आई होगी। तो अब ये करते हैं कि इनको यूज़ करते हुए एक रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि इस एरेस और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, या बेसिकली इनिट का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास वेरिएबल को इंस्टाइज करने का कॉन्सेप्ट, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसमें हम डेटा बाइंडिंग यूज़ कर लेते हैं, एनजी मॉडल एनजी बाइंड यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखा दूँ आपको। आगे जो है फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो कोड को मैं कर रहा हूँ रिमूव,
ठीक है, ये हमारा कोड हो गया रिमूव, क्योंकि हमें मजीद ये एरे नहीं चाहिए, ना ही इसके आइटम्स चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं इनिट यूज़ करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ अपने दो वेरिएबल्स को। मेरा जो पहला वेरिएबल होगा वो होगा क्वांटिटी के वाले से, क्वांटिटी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 4 है। सेकंड जो मेरा वेरिएबल होगा वो होगा प्राइसिंग के वाले से, प्राइस की जो वैल्यू है वो होगी 4 एग्जाम्पल। और लास्ट में मुझे ये लगाया ना, मेरे सेमीकोलन लगाने की नीड है नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक कीवर्ड क्वांटिटी का, और क्वांटिटी के आगे हम चाहेंगे इनपुट फील्ड आ जाए, इनपुट टाइप नंबर, और नंबर के अंदर जो भी हम लिखें नंबर, उसकी वैल्यू गेट कर ले वो एनजी मॉडल के थ्रू। लास्ट टाइम हमने बात करी इसके ऊपर कि एनजी मॉडल के थ्रू हम डेटा किस तरीके से गेट करते हैं फील्ड का, और जो भी डेटा गेट होगा वो सेव हो जाएगा क्वांटिटी नाम के एक लोकल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी के अंदर ऑलरेडी 1 स्टोर था, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ होगा उसके अंदर 1 लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इसमें कोई अपना नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रिप्लेस हो जाएगा आपके न्यू नंबर के साथ। चलें, ये चीज़ हो गई हमारी। एक बी आर एड कर लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए, आगे बढ़ते हैं। प्राइस इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पे हमने एनजी मॉडल यूज़ करना है, और जो भी डेटा हम गेट करेंगे वो हम स्टोर कर देंगे ऑलरेडी एक वेरिएबल बना हुआ है प्राइस का उसके अंदर ही। हालांकि आपको पता है प्राइस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 5 है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि प्राइस में अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा 5, लेकिन उस 5 को फर्दर चेंज कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल की नेचर यही है कि आप चेंज कर सको चीज़ों को। ये चीज़ होगी। आगे इसके बाद करते हैं इसको सम अप। तो सम अप करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं टोटल डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं है सॉरी, अमाउंट है ना, अमाउंट इज जो भी अमाउंट होगा आपका, आप यहाँ पे आके अपनी एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। आपको क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस या प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी कुछ भी कर सकते हो, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस का वेरिएबल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कि वेरिएबल्स तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लास्ट टाइम प्लस करके दिखा था हम लोगों ने क्वांटिटी। तो आपका जो भी आंसर होगा वो आपके पास नजर रहेगा, टोटल अमाउंट इज जो भी आपका अमाउंट होगा। चेक करते हैं जरा इसको, सेव एग्जीक्यूट। तो आपके सामने 1 क्वांटिटी है और प्रोडक्ट प्राइस जो है 5 है अगर आपके पास, तो अमाउंट टोटल नजर आ रहा है आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग करी हमने, एनजी रेट के अंदर वो प्राइस लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी आपकी बढ़ती है जैसे ही, तो एज एट इज आपके जो है ना, आपको जो टोटल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। सेम उस तरीके से अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तब भी आपका अमाउंट चेंज जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो अब भी आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो रियल टाइम का अमाउंट है, जिस तरीके से आप ओपन देखते हो शॉपिंग कार्ट वगैरह के ऊपर जाके किसी भी साइट के ऊपर, तो वहाँ पे आप जैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो बाय डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी पे आता है, लेकिन जैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते हो साइमल्टेनियसली क्या होता है, आपका जो है ना जो ओवरऑल प्राइसिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो ये रियल टाइम काम हो रहा है, आपको डेटाबेस में या कोई भी आपको बैकएंड के ऊपर कोडिंग चेंज नहीं करनी, एंगुलर की मदद से या रिएक्ट की मदद से हम ये काम इसलिए कर सकते हैं। आपके सामने हमने एंगुलर की मदद से करके देखा, डेटा जो हमने सेट करवाया अभी यहाँ पे प्राइस के अंदर और जो क्वांटिटी के अंदर, ये स्टैटिक सेट करवाया है। बस फर्क इतना होता है, डेटाबेस से डेटा फेच होकर आता है यहाँ पे, प्राइस क्या है डेटाबेस सेट हुई हुई होती है, और क्वांटिटी क्या है वो भी डेटाबेस सेट हुई होती है। अब इसको यूज़र आता है, यूज़र उसको रियल टाइम पे मूव करता है, चेंज करता है, तो आपका डेटा जो है ना उसी टाइम आपको हैंड टू हैंड चेंज होता हुआ नजर आता है विदाउट चेंजिंग द पेज रिफ्रेश। पेज रिफ्रेश किए बगैर ही सारा काम होता है ऐसा। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देख ली, लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी एनजी मॉडल एनजी बाइंड की, वो भी देखा हम लोगों ने, और यहाँ पे हमने बाइंडिंग तो खरीदता यूज़ नहीं कर रहे, आप बाइंडिंग चाहो तो कर भी सकते हो खैर यूज़। और अभी जो हमने देखा नेट का भी हमने यूज़ करके देख लिया। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टिव्स का टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ तक हमने वाइंड अप किया डायरेक्टिव। अब ये कि आगे हम ये देखेंगे कि एमवीसी, क्योंकि एंगुलर एमवीसी को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा होता है, तो एमवीसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे एंगुलर जेस के अंदर, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है ना एमवीसी को ही यूज़ में लेके आ रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।